नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर टिप्पणी करने वाले बांग्लादेश को भारत ने खरी खरी सुनाई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बयान का संज्ञान लिया और कहा कि पड़ोसी देश को अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश की टिप्पणी से बिफरे भारत ने दो टूक लहजे में कहा, हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों की अस्वीकार करते हैं। अमेरिकी वाणिज्य वकील संघ ने कहा कि विदेश विभाग और वाणिज्य और सीमा शुल्क प्रवर्तन आक्रामक रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बना रहे हैं। संगठन ने छात्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से वीजा निरस्तीकरण और छात्र और विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली समाप्ति की 327 रिपोर्ट एकत्र की है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। वैश्विक स्तर पर भारतीय सेना ने विस्तार पर पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि हमारी रक्षा चुनौतियां अलग तरह की हैं, हमारी सीमाएं जटिल हैं। हम भी वैश्विक स्तर पर उभरना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें विभिन्न देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की ही जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। खबरों के मुताबिक 14 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इसमें जगन से जुड़े शेयर बाजार, निवेश और जमीन भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी बार बार नेशनल हेराल्ड लॉन्च करने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है। मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं। नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम सनसनी महसूस करने लगता है और ये स्पष्ट है क्योंकि वे पकड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत की किताब का विमोचन करने से इनकार कर दिया है। दुलत की किताब के उस अंश पर विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि निजी तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से साफ है कि कोर्ट 7 दिन बाद संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण सवालों के कारण मामले पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने पिछले दिनों भाजपा और पुलिस पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में 22,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन उन्होंने केवल 1 या 2 का उदाहरण दिया है। प्रशासन सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन और पुलिस तटस्थ रहेगी। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 फोर्स ऑफ द फ्यूचर में राजनाथ ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और एक रक्षा औद्योगिक परिवेशी
तंत्र बनाएगा। ये तंत्र न केवल देश की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रक्षा निर्यात की क्षमता को भी मजबूत करेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत न केवल विकसित देश के रूप में उभरेगा बल्कि हमारी सैन्य शक्ति भी विश्व में शीर्ष पर होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है जिसमें आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर भी शामिल हैं। जांच टीम 3 दिन हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर महिलाओं से बात करेगी। इसके अलावा जांच समिति मालदा भी जाएगी। वक्फ एक्ट पर भाजपा सांसद और वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कहते हैं ये बिल संसद में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब वक्फ एक्ट देश का कानून है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये सिर्फ वक्फ की जमीन की देखभाल करता है। हर बार जब वे कोर्ट जाते हैं तो ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये एक वैधानिक संस्था है, न कि धार्मिक संस्था। पूर्वव्यापी प्रभाव समाप्त हो चुका है। संशोधन भविष्योन्मुखी है, विरोध राजनीतिक है, देश को गुमराह करने वाला है। 73 याचिकाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से 5-5 वकील नियुक्त करने को कहा है। ये देश का कानून है और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के हक में है। देखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया। देखिए, उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है या वक्फ ईयर ख़त्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे गए। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम सब राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। 17 अप्रैल से लखनऊ में संवाद का मंच सजा है। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजनीतिक मुद्दों से लेकर फिल्मों, खेलकूद, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज सेवा, कला संस्कृति समेत कई विषयों पर परिचर्चाएं हो रही हैं। इस दौरान देश प्रदेश के विकास सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हो रही है। वक्फ संशोधन कानून पर भाजपा की कार्यशाला में कानून की बारीकियों और उससे गरीब मुस्लिमों पसमानदा समाज को मिलने वाले लाभ पर चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। कार्यशाला को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय कमेटी के सदस्य व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा की कम हुई सीटों पर कहा कि मैं इसे एक दुर्घटना मानता हूं क्योंकि सपा कांग्रेस ने एक झूठा प्रचार किया कि संविधान बदल दिया जाएगा और इसे कमजोर कर दिया जाएगा, जिसके झांसे में लोग आ गए। मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओला वृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखें। आपदा से जनहानि और पशु हानि होने की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें और घायलों का समुचित उपचार कराएं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।